दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस, नीति आयोग और प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए क्या क्या मैकेनिज्म जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 1947 से लेकर के आज तक 2022 तक लगा लीजिए, हमने क्या क्या प्रयास किए हैं और क्या क्या हमने काम किए हैं। हम इस क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस किस प्रकार से गवर्नेंस को बनाने में हेल्प करता है। ई गवर्नेंस किस तरीके से जो है एक बेहतर गवर्नेंस देने की और गवर्नमेंट के काम को करने की कोशिश करती है। ठीक है। फिर इसके साथ में जो नीति आयोग क्यों लाया गया है, नीति आयोग का क्या महत्व है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग के क्या कार्य हैं। ठीक है। फिर हम इसके ऊपर लगभग हम बात कर चुके हैं कि करप्शन को कैसे रोका जाए। जैसे कि हमने लोकपाल संस्था का अध्ययन किया है, तो लोकपाल संस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आरटीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संथानम कमेटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमारे लिए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा वो होगा ई गवर्नेंस को समझना और नीति आयोग के बारे में बात करना। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या? सरकार की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसको रीइन्वेंट करना, उसको रीमैपिंग करना। ठीक है। इसको 1990 के दशक से शुरू कर दिया गया था। ठीक है। यानी कि सरकार का जो स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनिंग जो है और उसकी पुनर्व्यवस्था, उसको रीवैपिंग करने का काम जो है वो सरकार ने 1990 में जो है एक बार फिर से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है कि अपना पब्लिक डिलीवरी सिस्टम ऑफ द स्टेट जो है उसको बेहतर करने के प्रयास किए 1990s के दशक में। ठीक है। 1990s में जो है इसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। कैसे कोशिश की जाती है आपको पता होगा इस बारे में कि 1990s के अंदर जो है हमने क्या किया था। 1991 के अंदर हमने काम शुरू किया था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन नीतियों की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए थे। तो हमने जो है ये काम भी करने शुरू किए थे कि हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमने जो है जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, कैपिटलिज्म को अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है। हम इससे पहले जो है वेलफेयर स्टेट में जिस तरीके से काम करते थे उसके तरीके को भी हमने जो है वो अपनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ई गवर्नेंस ने जो सरकारी अधिकारियों को अपने काम में जवाबदेह प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि हमने जब से टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू किया है, कम्युनिकेशन का यूज़ शुरू किया है, कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज, आईसीटी। ठीक है। आईसीटी का यूज जब हम कर रहे हैं तो इसी ने जो आईसीटी ने ई गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश की है। और बेहतर करते हुए जो जितने भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन ऑफिशियल्स के साथ में जो है उनके काम को जो है ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना है, उनके काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। उसमें एक बड़ा रोल जो है वो आईसीटी ने निभाया है। ठीक है। इसके बाद जो है ई गवर्नेंस यानी कि जो गुड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है उसने गुड गवर्नेंस के लिए जो है जो सरकारी कामकाज है उसकी जो प्रोसेस हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक बड़ा रोल उसका रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी, एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा रही हैं कि उसको अप्लाई करने के लिए, सरकारी कामकाज के अंदर आईसीटी को अप्लाई करने के लिए जो है वो ई गवर्नेंस जो है गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। दूसरी बात करें तो इसमें ये हो सकता है कि ई गवर्नेंस जो वो सूचना और सेवा वितरण में, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो डिसीजन लेने का जो काम है, पब्लिक के पार्टिसिपेशन को मोटिवेट करना है। ठीक है। पब्लिक के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। ठीक है।
उसको करने के लिए सरकार को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से आईसीटी का सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर यूज में जो है वो प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो यानी कि ये बात समझने की है यहाँ पे कि ई गवर्नेंस क्या काम कर रही है। तो ई गवर्नेंस जो काम कर रही है वो काम जो है वो इस तरीके के हैं कि ई गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट के काम को आसान कर रही है और थोड़ा ठीक कर रही है उसको कि वो ख़राब ना हो। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी अभी कि वो सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं को क्या कर रही है, उसमें अप्लाई किया जा रहा है आईसीटी को। ठीक है, ई गवर्नेंस और सूचना वितरण यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको मजबूत किया गया ई गवर्नेंस से। ठीक है, लोगों की भागीदारी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई ई गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, और इसी से क्या हुआ कि सरकार जो है, सरकार के अधिकारी जो हों वो ज़्यादा अकाउंटेबल दिखे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखे। ठीक है, ये काम करने में उसने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो इस तरीके से जो है ई गवर्नेंस जो सरकारी कार्यों के कंप्यूटरीकरण पे बहुत जोर देता है, यानी कि सरकारी कार्य काम जो होते हैं उनको सिर्फ कंप्यूटरीकृत नहीं करता है, उनको सिर्फ ये नहीं करता है कि कंप्यूटराइज किया जाए, कंप्यूटराइज करता है उनको। ठीक है, उनसे थोड़ा अलग भी हो जाता है कि सिर्फ सरकारी कामों तक नहीं है, सरकारी कामों को तो करता ही है, साथ में वो क्या कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उनके लेवल पर भी जो है वो सरकारी प्राधिकरणों यानी कि ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की कंप्लीटली उनको जो है अप्लाई करने की कोशिश करता है, उनका संचालन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो इस बात के अंदर जो वो फंडामेंटल चेंज कर देता है कि हम जो है इसको सिर्फ कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हैं, हम इसको जो है हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इनके लेवल पे भी जो है गवर्नमेंट की जितनी भी ऑल अथॉरिटीज़ हैं उनको संचालित करने का काम जो है वो ई गवर्नेंस जो है वो कर रही है। ठीक है, इसके बाद जो ई गवर्नेंस जो वो सरकारी संगठनों में जैसे कि स्मार्ट गवर्नेंस संचालन का काम करती है, स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस का काम करती है आईसीटी एप्लीकेशन के लिए जो है वो स्मार्ट गवर्नेंस का काम करता है। स्मार्ट का अर्थ क्या होता है, स्मार्ट का मतलब क्या है, स्मार्ट का मतलब है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। स्मार्ट का मतलब क्या है, गवर्नेंस के फील्ड में स्मार्ट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ये आपको याद रखना है इनका मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार स्मार्ट जो है, स्मार्ट गवर्नेंस किस चीज़ में सहायक है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या काम करती है, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सरकार की आंतरिक सांगठनिक प्रक्रियाओं के सुधार, मतलब कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर है उसके अंदर जो है ये सुधार करती है। दूसरी चीज़ है बेहतर जानकारी और सेवा प्रदान करना। ठीक है, यानी कि सही इन्फॉर्मेशन यानी कि गुड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ये काम है इसका। थर्ड है इसका करप्शन को कम करने के लिए सरकार की पारदर्शिता बढ़ाने में, यानी कि करप्शन जो है उसको कम करने में सहयोग करेगा, यानी करप्शन को जो है वो रिड्यूस करेगा और गवर्नमेंट के अंदर जो वो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो राजनीतिक विश्वसनीयता है, ठीक है, राजनीतिक विश्वसनीयता यानी कि लोगों का भरोसा बढ़े, पॉलिटिक्स के ऊपर जो है लोग जो है वो भरोसा करना शुरू करें, उस विश्वसनीयता को बढ़ाना और साथ में जो अकाउंटेबिलिटी जो है उसको मजबूत करने में हेल्प करता है स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, फिर है जैसे कि जन भागीदारी यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है और परामर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बढ़ाने में सहयोग करता है। यानी कि एक तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसके अंदर ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या परामर्श होता है कि आपको सुझाव लेने हो। ठीक है, अगर पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी तो अपना ओपिनियन भी रखेगी, तो ओपिनियन रखेगी तो गवर्नमेंट को सुझाव भी मिलेगा। अगर उससे सुझाव मिलता है तो इससे क्या है कि पब्लिक जब ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है तो पार्टिसिपेट करने से क्या है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ता है। ठीक है, ई गवर्नेंस का उपयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है, मतलब किन किन जगहों पे जो है ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा सकता है, ये चीज़ देख लीजिए। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि सूचना के प्रसार में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए, फिर जैसे कि टू वे कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार, टू वे कम्युनिकेशन में आपस में बातचीत करने में, सेवा वितरण में यानी कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, ई गवर्नेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए संगठन के बाहर और दोनों जगह पे, यानी कि संगठन के इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड के ऊपर जो है उसको इंटीग्रेट करने के लिए। फिर राजनीतिक भागीदारी के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सहयोग कर सकती है गवर्नेंस। शिकायत निवारण यानी कि रिडर्सल गवर्नेंस के लिए जो है ये काम कर सकती है। इसके बाद जो है ई गवर्नेंस मॉडल है क्या चीज़, इसको देखिए, ई गवर्नेंस मॉडल के बारे में क्या बात हुई है।
एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर डॉक्टर एरी हलामची, प्रोफेसर डॉक्टर एरी हलाचमी, हलाचमी नाम है इनका, हलाचमी। इन्होंने क्या है कि इनका एक आर्टिकल है ई गवर्नेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस द एविडेंस फ्रॉम टेनेसी, ठीक है, टेनेसी यूएसए के अंदर है, ठीक है। उसके लिए जो है इन्होंने एक लेटर के अंदर जो है कुल मिलाकर के ई गवर्नेंस के 5 मॉडल बताए हैं कि कौन कौन से जो हैं वो 5 मॉडल हो सकते हैं ई गवर्नेंस के। देखिए, इनको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या मॉडल हैं। पहला है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कि सूचना का प्रसार करना हमें, ठीक है। डिससेमिनेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, इसके ऊपर बेस है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ये जो है डिससेमिनेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके ऊपर बेस है, जो है पब्लिक गवर्नेंस है, यानी कि सार्वजनिक प्रशासन जो है उसके एरियाज़ के अंदर जो है वो आईसीटी को और जो कन्वर्जेंट मीडिया है उसके साथ में वाइडर पब्लिक डोमेन के अंदर जो है उसको यूज़ किया जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि आईसीटी में, कन्वर्जेंट मीडिया के अंदर और वाइडर पब्लिक डोमेन में जो है इसका यूज हो सकता है। तो ये मॉडल जो है ये बताता है कि शिक्षित नागरिक जो हैं वो सरकार की गतिविधियों का आकलन करने में बेहतर सक्षम है। इस मॉडल का मतलब ये है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड सिविल सोसाइटी जो है वो सरकार की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझने में वो कैपेबल है, वो गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग कर सकता है। और इसके अंदर सिटीजन किसको मान रहा है कि एक तो मान रहा है कि जो डिससेमिनेशन ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर तो बेस है ही है, साथ में ये कहता है कि जो कन्वर्जेंट मीडिया है वो इसके अंदर शामिल होगी, वाइडर पब्लिक डोमेन ये इसके अंदर शामिल होगा। इसीलिए जो ये सोसाइटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को सिक्योर करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, लोकतांत्रिक चरित्र है, उसकी रक्षा करने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। और ये ई गवर्नेंस के कारण संभव हो पाया है, ठीक है, ई गवर्नेंस के कारण। दूसरा मॉडल है इसका क्रिटिकल फ्लो मॉडल। आपको इनके नाम याद रखने हैं और ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है वो आपको याद रखना है। आईसीटी और अभिसारी मीडिया यानी कन्वर्जेंट मीडिया के साथ साथ जो है नियोजित दर्शकों, टारगेटेड ऑडियंस या फिर व्यापक शासक यानी कि वाइडर पब्लिक ओपिनियन डोमेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने पर आधारित है, ठीक है। ये भी इसी चीज़ के ऊपर आधारित है, कन्वर्जेंट मीडिया पे, टारगेटेड ऑडियंस पे और वाइडर पब्लिक ओपिनियन पे, इसके ऊपर बेस है ये, ठीक है। तो इस मॉडल की ताकत ये है कि आईसीटी अतिरिक्त दूरी और समय की अवधारणा यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम रिडक्शन पे काम करता है, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो मॉडल जो है ये इसका मेन ताकत क्या है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है डिस्टेंस एंड टाइम रिडक्शन का काम करना आईसीटी के अलावा, ठीक है, ये काम है। तीसरा है इसका तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल हलामची, ठीक है। तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल हलामची क्या कहते हैं? हलामची के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये मॉडल जो विकासशील देशों को उन सर्वोत्तम प्रणालियों को खोजने में मदद करता है जो राष्ट्र में शासन और को अधिक प्रभावी बना सके। यानी कि ये है जो विकासशील देशों के लिए यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में जो है कुछ ऐसी बेहतर सिस्टम्स को लाने की बात करता है, बेहतर फंक्शंस को करने की बात करता है, जो एक नेशन को, एक देश को ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा अच्छा शासन देने की बात करते हैं, ज़्यादा अच्छे से सुविधाएं देने के लिए काम कर सकता है। फिर है ई एडवोकेसी, मोबिलाइजेशन और लॉबिंग मॉडल। ई एडवोकेसी, मोबिलाइजेशन और लॉबिंग मॉडल, इसके अंदर होता क्या है? ये मॉडल आभासी समुदाय यानी कि वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है, वर्चुअल कम्युनिटी द्वारा व्यक्त की गई राय और चिंताओं को शामिल करके वास्तविक दुनिया की प्रक्रिया रियल वर्ल्ड प्रोसेस का आवेग जुटाता है। यानी कि जो वर्चुअल कम्युनिटी हैं, जो आभासी यानी कि जो दिख रही हैं हमें, ठीक है, उन कम्युनिटीज़ के द्वारा जो भी उनके ओपिनियन होते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, उनको रियल वर्ल्ड के साथ में जोड़ करके बात करता है ये, ठीक है, उनको शामिल करके रियल वर्ल्ड में दिखाने की कोशिश करता है ई एडवोकेसी, ठीक है। ये मॉडल जो वैश्विक जनसमाज यानी कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी, वैश्विक निर्णय लेने यानी कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी के लिए डिसीजन लेना हो, यानी कि ग्लोबल सोसाइटी जो है मॉडल वैश्विक जन समाज यानी कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी मॉडल जो है उसको वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये जो है ये मदद करता है, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में जो है ये हमें मदद करता है ई एडवोकेसी, मोबिलाइजेशन और लॉबिंग मॉडल, ठीक है।
इसके बाद है संवाददाता मॉडल। संवाददाता मॉडल में क्या है कि इन शासन प्रक्रियाओं को जो व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के मार्ग खोलता है, यानी कि इससे क्या है कि पब्लिक का जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है उसको खोलने की कोशिश करता है। और ये आईसीटी के माध्यम से जो निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता, यानी कि डिसीजन लेने के लिए और बायसनेस को ख़त्म करके साथ में क्या लेके आना, हमें ट्रांसपेरेंसी, उसके ऊपर काम करता है। ये 5 मॉडल बताए हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिए, इनके नाम देख लीजिए क्या क्या मॉडल हैं। ठीक है, डॉक्टर एरी हलाचवे जो हैं उन्होंने जो है अपने पत्र में, उनका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में ई गवर्नमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस द एविडेंस फ्रॉम टेनेसी, ई गवर्नमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस द एविडेंस फ्रॉम टेनेसी यूएस। ठीक है, 5 मॉडल यहाँ पर है। एक है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, दूसरा क्रिटिकल फ्लो मॉडल, ठीक है, तीसरा तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, ठीक है, फिर ई एडवोकेसी, मोबिलाइजेशन और लॉबिंग मॉडल। उसके बाद है संवाददाता मॉडल, संवाददाता सेवा मॉडल। ठीक है, ये आपको याद रखनी, 5 मॉडल याद रखनी है। ई गवर्नेंस के फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट हैं ई गवर्नेंस के, वो देखिए। ई गवर्नेंस के बेनिफिट है, पहली चीज़ तो ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, ई गवर्नेंस से कि लोगों के सामने होता है ना फिर सब कुछ, कि आपके सामने ऑनलाइन खुला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ये नहीं कि आपको आगे से पीछे से कुछ करके दिखा, क्लिक किया तो चीज़ ठीक है। ठीक है, फिर है कि ग्रेटर लेजिटिमेसी है, यानी कि लोगों के द्वारा इसको मान्यता ज़्यादा है। ठीक है, लोग इसको ज़्यादा मानते हैं और ये जल्दी काम करती है। करप्शन इसके अंदर कम हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा आती है। ठीक है, कि जल्दी काम होने की संभावना इसमें रहेगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन्फॉर्म्ड सिटीजन होते हैं, सिटीजन ज़्यादा जानकारी रखता है इसके बारे में। ठीक है, सिटीजन को ज़्यादा जो है वो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं सिटीजन ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करता है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड रहता है वो। फिर जैसे कि ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन, वृहद जन भागीदारी, यानी कि पब्लिक की जो भागीदारी है वो बहुत बड़े मास लेवल पे होती है। ठीक है, संसाधनों का कुशल प्रयोग, यानी कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इससे मतलब कि रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ किया जा सकता है, इसका ये फ़ायदा है। फिर है जैसे कि फ्लैटेंस हायरार्की, यानी कि समान अनुक्रम है, हायरार्की भी जो है वो एक फ्लैटेंस तरीके से चलती है। इसके बाद जो है कामकाजी कार्रवाई और अधितंत्रता, यानी कि रिड्यूस पेपर वर्क एंड रेड टेपिज्म, यानी कि जो लाल फीताशाही है वो ख़त्म हो जाती है, पेपर वर्क जो मैनुअल वर्क जो होता था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वर्क होता है। फिर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ई गवर्नेंस की क्या सीमाएं हैं, वो हैं, एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ये काम नहीं कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तीसरा कैपिटल होनी बहुत ज़रूरी है, पैसा होना जरूरी है, बिना पैसे के ई गवर्नेंस काम नहीं कर पाएगी, टेक्नोलॉजी आप ले नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुंच भी बनाना बहुत ज़रूरी है, कि क्या लोगों तक ये पहुंच भी पाई है, क्या लोग इसका यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक इसके लिए समस्या है। ठीक है, फिर है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्या आप ई गवर्नेंस को यूज़ करने में कैपेबल हैं, आपके पास वो क्षमताएं हैं कि आप इसको यूज़ कर पाएँ, आपके पास क्षमता है, कैपेसिटी है। फिर मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चाहिए हमें यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि स्किल्ड लोग चाहिए जो इसको यूज़ कर सकें, लोगों को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। फिर ठीक है, परिवर्तन का विरोध, यानी कि रेसिस्टेंट ऑफ चेंज, यानी कि जब ये चेंज करते हैं तो सोसाइटी कहती है कि ये क्या ले आई, यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, मैनुअल एग्ज़ाम होता था, मैनुअल एग्ज़ाम में जो है लगता था पेपर लीक हो रहा है, लेकिन ऐसा भी लगता था कि पेपर जो है बहुत खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ऑनलाइन हो रहा है, प्रिंटिंग का खर्चा गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें चलनी शुरू हो गई। लेकिन अब ये कह रहे हैं लोग कि इसका विरोध इसलिए होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने से जो है वो पेपर लीक हो रहा है, उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों को। ठीक है, फिर है भाषा का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, कि लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंग्लिश ही यूज हो रही है ई गवर्नेंस में। ठीक है, तो इंग्लिश से कैसे काम चलेगा, तो इंग्लिश तो ज़रूरी है ही नहीं, कि बहुत सारे लोग तो मदर टंग के अंदर काम करते हैं, अपनी रीजनल भाषाएं हैं, रीजनल भाषाओं में चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो ये भी इसके लिए चैलेंज है कि ये भाषा डेवलपमेंट कैसे करेगा। ठीक है, फिर है जैसे ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की सहभागिता निम्नलिखित प्रकार से संभव है, यानी कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन वो किस तरीके से हमें दिखाई दे सकता है, वो हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार की वार्ताएं होती रहे। फिर है जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार और सिटीजन के बीच का एक रोल रहे। ठीक है, इससे सहभागिता बढ़ेगी। फिर हो सकता है सरकार से व्यापार, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, यहाँ पे इस तरीके से भी जो है गवर्नमेंट की जो है वो पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट टू कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय,
ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद ई गवर्नेंस विकास में भारत सरकार की पहल, भारत ने क्या क्या काम किए हैं, भारत सरकार ने क्या क्या पहल की हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि भारत सरकार क्या क्या काम कर चुकी है। भारत सरकार ने जो है 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर एक नेशनल टास्क फोर्स की स्थापना की थी। नेशनल टास्क फोर्स कब बना था ई गवर्नेंस के लिए? 1998 में, सॉरी 1998 में। फिर है 1999 में जो है केंद्र में जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। सेंटर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये एक मंत्रालय शुरू हुआ 1999 में। फिर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में उनको अप्लाई करने के लिए जो ई गवर्नेंस के 12 सूत्रीय एजेंडा सूचीबद्ध किए गए, 12 सूत्रीय एजेंडा सूचीबद्ध किया गया, ठीक है, सभी मंत्रालयों और विभागों के अंदर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लेके आया गया, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि एक एक्ट बनाया गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, ये लाया गया। इसको जो बाद में 2008 में जो है इसके अंदर अमेंडमेंट भी हो गया था। फिर सरकार ने जो है NISG, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, इसकी स्थापना की। ये आपको सर्च करके बताना है मुझे कमेंट के अंदर कि ये कब हुई है, NISG, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, ये आपको बता देना है। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिटी, ठीक है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, DRPG, ठीक है। स्टेट एंड सेंटर शासित प्रदेश, मतलब स्टेट एंड केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं वो सरकार के साथ मिलकर के 1997 से प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल होती है 1997 के बाद से। तो ई गवर्नेंस पर जो है वो 24वां सम्मेलन जो है वो 2021 में हुआ था, मतलब 24वां सम्मेलन 2021 के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो था 7-8 फरवरी 2022 को। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो उसके अंदर हुआ था। इस सम्मेलन का जो शीर्षक है, जो विषय था वो क्या था? भारत की तकनीकी महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन। भारत की तकनीकी महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल शासन, इसके बारे में था ये। इसका ये जो है मेन स्लोगन लगा लीजिए, इसका मुख्य विषय लगा लीजिए, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। इसके बाद जो है एक मुंबई घोषणा हुई है। मुंबई घोषणा जो है वो कुछ चीज़ों को पूरा करती है, वो देख लीजिए। पहली चीज़ तो यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दे करके सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करना। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो है निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और भूमि, इसको आगे बढ़ाना, ठीक है। इसके मतलब कि आपको क्या करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दे करके, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको आगे बढ़ाना है हमें, उसको मोटिवेट करना है, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना है। उसमें सेवाओं यानी कि वहाँ पर जो सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सुधार करना है, ठीक है। उसके अंदर शामिल क्या है, जैसे कि कुछ प्राइमरी सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे कि आपकी हेल्थ है, कृषि है, एजुकेशन है और भूमि है, यानी कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड लैंड वाले मुद्दे जो हैं वो इसके प्राइमरी सेक्टर रखे गए। फिर संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार करना, इसका उद्देश्य था। मुंबई घोषणा का ये उद्देश्य था कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है, UN जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है वो ई गवर्नेंस डेवलपमेंट में अपना एक रैंक जारी करता है, एक इंडेक्स निकालता है, उसमें जो भारत की रैंक को सुधारने की कोशिश की जाएगी। फिर जो है डिजिटल सेवाओं पर विश्वास कायम करने के लिए प्रोत्साहन और जो सेंटर और जो केंद्रीय राज्य मंत्रालयों के अंदर ई ऑफिस के उपयोग को संस्थागत बनाना, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो वो ई ऑफिस जो है उसको एक इंस्टीट्यूट के तौर पे यूज़ करने के लिए हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए प्रोत्साहन देना, हमें लोगों को बताना भी है, गवर्नमेंट इसके लिए काम करेगी। तो भारत को एक वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना, ये भी एक इसका उद्देश्य था कि इंडिया को जो है एक वर्ल्ड क्लाउड हब के रूप में जो है हमें इसको डेवलप करना है। फिर सरकारी एप्लीकेशंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको मोटिवेट करना, सरकारी एप्लीकेशंस के लिए, कि सरकार जो काम करती है उनके लिए। ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता को बढ़ाना, ठीक है, वही है एप्लीकेशंस को बढ़ाना, ठीक है। डिजिटल कौशल
आदि को अपनाने की सुविधा करना। फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP शुरू की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान जो है वो शुरू किया गया है। आपको कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि ये कब शुरू किया गया है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि इसको किस सन में शुरू किया गया, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू हुई है। इसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 सहायक घटक शामिल हैं। इसके तहत जो वो देश के जो दूर रहने वाले, दूर के जो गांव हैं, दूर के गांव में जो ICT सुविधा प्रदान करने के लिए जो है वो प्रयास किए जाएंगे कि जो दूर के गांव हैं, शहरों से दूर के गांव की बात हो रही है, शहरों में तो पहुंच जाएगी, शहरों से दूर जो गांव हैं, बड़े शहरों से दूर जो गांव हैं, उन गांव तक पहुंचाने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर 31 मिशन मोड और 8 जो हेल्पिंग एलिमेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है समग्र कंप्लीटली एक बड़ी ब्रॉड वे में एक योजना तैयार की गई है, यूनिवर्सल प्लान तैयार किया गया है। फिर जैसे 2012 में जो है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति इसको अपनाया गया। 2012 में नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है वो अपनाई गई, ठीक है। फिर राज्य सरकारों ने जो है ई सेवा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और मतलब कि इन जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने शुरू की है। जैसे आंध्र प्रदेश ने शुरू की है ई सेवा के नाम से, कर्नाटक ने शुरू की है भूमि के नाम से। तो ये ई गवर्नेंस की जो है ये प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, इनको शुरू किया गया है। तो इसके बाद जो है डिजिटल इंडिया पहल क्या है। डिजिटल इंडिया जो है हमने शुरू किया था, सरकार ने शुरू किया था डिजिटल इंडिया को 2015 के अंदर। तो डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया के अंदर क्या चीज़ें रखी है। पहली चीज़ तो है कि पूरे देश को डिजिटल रूप में हमें इसको मजबूत बनाना, पूरा देश डिजिटल होना चाहिए, पूरे देश को डिजिटलाइज करने की हमने कोशिश की। और इसकी में क्या है कि ICT तक लोगों की पहुंच बनाना। इसमें हम काफ़ी हद तक डिजिटल करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। जैसे हम जो है जैसे कि UPI लेके आए, ठीक है, UPI ने लोगों को डिजिटलाइज कर दिया भुगतान करने के लिए, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं अपना भुगतान डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर काम रहा है सरकार का, ठीक है। कुछ और चीज़ों में भी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया इस मामले में, डिजिटल इंडिया की पहल में, ठीक है। डिजिटल इंडिया के लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें जो ठीक ठाक रही हैं, ठीक है। तो दूसरी एक ये पूरा का पूरा जो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के लिए, यानी कि सब चीज़ों को इकट्ठा करके चलता है। ये सब सारे जितने भी डिजिटल इंडिया के काम है, वर्किंग है, वो इसके नीचे हो रही है। इसके अलावा जो पहला उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करना है, कि डिजिटल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना है, उसको सुधार करना है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर करना है, ठीक है। इसीलिए जो है वो प्लान लाए गए थे। 5G प्लान जो है वो इसीलिए आ रहा है कि इसको और मजबूत किया जाए। 4G प्लान जो वो इसीलिए आए थे, और 4G के जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो शुरुआत में इसीलिए जियो को दिए गए थे, और जियो इसीलिए डेवलप हो पाया कि उसके सारे स्पेक्ट्रम और वो जो सारी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाई गई। तो यहीं पे जो है ये पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम जो जब गए, तो इन स्पेक्ट्रम से ही जो है वो एक अच्छी और बेहतर सुविधा देने में कामयाब हो पाए, ठीक है। किसी और को भी देते तो वो भी कर लेता ये काम, ठीक है। तो वहाँ गए तो उसने कर लिया। तो पहल इस जो इनिशिएटिव जो है, इस इनिशिएटिव को जो है सरकार ने लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो इसमें शामिल था इस इनिशिएटिव को लेने में, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वो इसके अंदर शामिल थी, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के अंदर जो है ये कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, 9 प्रोग्राम दिए गए हैं, ठीक है। वो आप एक बार देख लीजिएगा कि ब्रॉडबैंड हाईवे शुरू किया गया था, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबिलिटी, मोबाइल कनेक्टिविटी ये शुरू की गई थी। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम जो है ये हुआ था इसके अंदर, ठीक है। ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टारगेटेड नेट जीरो इम्पोर्ट्स, IT फॉर जॉब्स, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, ये 9 प्रोग्राम थे डिजिटल इंडिया के। इनको अचीव करना था। ये सारे के सारे जो हैं आपको देख लेने हैं एक बार, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के तहत जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। ये कुछ और भी हैं, आप उनको देख लीजिए। माई गवर्नमेंट के नाम से एक MYGOV, ठीक है, माई गवर्नमेंट के नाम से है। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य जो है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो सुशासन का जो लक्ष्य है, गुड गवर्नेंस का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। उसकी दिशा में सरकार को जो है और नागरिकों को जो है, नागरिक और जो सरकार है, गवर्नमेंट और जो सिटीजन हैं, उनके बीच में एक संपर्क बना के रखना है इसको, ठीक है, एक कनेक्शन बनाना है। तो ये जो है ये डू डिस्कस पोल टॉक ब्लॉग इसके ऊपर काम करता है। इसका लोगो है माई गवर्नमेंट का,
डू, डिस्कस, पोल, टॉक, ब्लॉग, ठीक है। इनके माध्यम से ये कहता है कि सरकार और जो सिटीजन है उनके बीच में हम कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे जो सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो वो डिजी लॉकर शुरू किया है। डिजी लॉकर जो ये जो हमारे सिटीजन्स को जो है अपने उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सिक्योर करने के लिए उनका एक डेटा कलेक्शन का काम करता है, ठीक है। जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडरों के साथ साथ जो है वो इनको साझा करने का एक मंच है डिजी लॉकर। यानी कि डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये आपके डिजी लॉकर वगैरह आपके फर्स्ट पेपर में भी आपके काम आ सकते हैं, इनको याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है जैसे कि ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, ये एक तैयार किया गया। इसमें क्या है कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जो है ऑनलाइन ओपीडी और जो अपॉइंटमेंट है उसको लेने की सुविधा दी गई है कि जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ऑनलाइन ओपीडी शुरू की गई है और उसके लिए जो है अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन शुरू किया जाएगा, ठीक है, मरीजों के लिए। फिर जैसे कि एक शुरू किया गया एनएसपी, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसी भी छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है, किसी भी जो स्कॉलरशिप के तहत जो छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन यानी कि अपनी स्कॉलरशिप के लिए आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये एक सेंट्रल मंच प्रदान करता है, एक सेंट्रल मंच प्रदान करता है, वहाँ से आप काम कर सकते हैं अपना। फिर जैसे कि दर्पण इन्होंने शुरू किया। दर्पण एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि उपयोग इसका जो मेनली यूज जो हो राज्य के लिए, जो राज्य के अंदर यूज़ करना है आपको इसका, ठीक है। यानी कि जो हायर एजुकेशन है या फिर हायर मतलब कि जो ज़्यादा प्राथमिकता वाले जो एरिया हैं वहाँ पे इस परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और निगरानी करने के लिए, ठीक है, यानी कि विजिलेंस करने के लिए इसको जो हो इसका एनालिसिस करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट के जो काम हैं, गवर्नमेंट के काम जो कि ज़्यादा प्राइमरी लेवल के काम हैं, हाईली जिनको हम प्राइमरी मानते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, उनको हम किस तरीके से उनके ऊपर निगरानी कर सकते हैं, उनका एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दर्पण लिखो तो शीशे के अंदर देखना जिस तरीके से। तो राज्य सरकार के साथ साथ जो है जो जिला प्रशासन होता है उसके अंदर जो हमारे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे उनकी जो परियोजनाएं, उनकी जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी हम जो यहाँ पे जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी कंप्लीट यानी कि सही समय पे जानकारी यहाँ पे उपलब्ध आपको हो सकती है। इसके बाद आपका प्रगति के अंदर क्या है कि प्रोटेक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीकेशन। इसका उद्देश्य जो है वो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और जो सामयिक क्रियान्वयन यानी कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रथा है उसको शुरू करने की बात है। यानी कि ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी शुरू करना है, इसका मेन काम 2015 में इसको शुरू किया गया था प्रगति को। तो यहाँ पे जो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस को और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की प्रथा जो है उसको शुरू करने के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश है कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा सके, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सके, ठीक है। फिर है जैसे कि जन सुविधा केंद्र जो है वो 2.0 जन सुविधा केंद्र 2.0 CSC, ठीक है, ये शुरू किया गया था। इसको क्या है कि जो देश का जितना भी रूरल एरिया है, रूरल एरिया में सूचना प्रौद्योगिकी के यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी उपाय हैं उनको डेवलप करने के लिए जो है वो कोशिश की गई है, उसको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है, ठीक है। मोबाइल सेवा लोगों को मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और उनके माध्यम से जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर जन सुविधा केंद्र 2.0 में। फिर है जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए जो है आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यानी कि लोगों को जो पेंशन मिलती है उसको जो है आधार से जोड़ करके, आधार से लिंक कर करके, ठीक है, लोगों की जो पेंशन है उनके अकाउंट्स में, उनके खातों में लाने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके लिए जो पेंशन वितरण प्राधिकरण PDA ये बनाया गया है, ठीक है, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी जो उसको डेवलप किया गया है इसके लिए, ठीक है। यानी कि अब व्यक्ति को जो है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो पेंशन लेने के लिए कहीं दूसरी जगह जाएगा, उसकी पेंशन डायरेक्ट उसके खाते में आ जाएगी, ठीक है, यहीं पे। फिर इसके बाद जो है नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये शुरू किया गया, ये एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि ये लोकेशन बेस्ड एनालिसिस के ऊपर काम करता है। दूसरा
कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये। फिर जैसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर ये काम करता है। ये इन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है एक लोकेशन बेस्ड एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका लोकेशन क्या है जगह का। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, डिसीजन लेने में आपकी सपोर्ट करता है। दूसरी बात की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि भौगोलिक जो सूचना प्रणाली है उसको उसको उसकी जानकारी के लिए जो है ये पूरा एक जो है एक मंच प्रदान करता है। क्या? नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, NCOG इसको। फिर इसके बाद है ई क्रांति। ई क्रांति राष्ट्रीय शासन योजना है। ये ई क्रांति राष्ट्रीय शासन योजना का 2.0 पार्ट है, यानी कि राष्ट्रीय शासन योजना जो आई थी, नेशनल गवर्नेंस प्लान जो आया था, उसका दूसरा भाग है ई क्रांति, ठीक है, उसका दूसरा स्टेप है ये। तो यहाँ पे जो है डिजिटल इंडिया के लिए जो है एक बड़ा काम करने की कोशिश ये है कि 2015 में जो है ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस के लक्ष्य को शुरू किया गया है। ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, इसके टारगेट को शुरू कर दिया गया कि ये अचीव करना है। तो ई क्रांति के तहत जो 44 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की गई हैं, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। जिनमें से कुछ हम देख भी सकते हैं, सारी तो नहीं समझ सकते लेकिन कुछ देख सकते हैं, जैसे कि ई एजुकेशन। ई एजुकेशन में एक क्या है कि एक स्वयं शुरू किया गया। स्वयं में क्या है कि जो ई एजुकेशन जो हो उसका फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स मूक इसको शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा मंच प्रदान करता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के किसी भी समय पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों तक सभी की पहुँच और सुविधा प्रदान करना है स्वयं का काम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी। फिर इसके बाद है PM दिशा, PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये एक और शुरू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रामीण जो एरिया है उसके अंदर जो है 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, यानी कि 6 करोड़ लोगों को जो है यहाँ पे आप जो है एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, उनको साक्षर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में कि आप फ़ोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से इस तरीके से उनको जो है एजुकेट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है ये कुछ और भी सेक्टर लेते हैं कि जैसे ई हेल्थ केयर को लेते हैं, साइबर सुरक्षा को लेते हैं, ई कोर्ट लेते हैं, ATM के माध्यम से जो है वो फाइनेंसिंग करने की बात है वो इसको लेते हैं। ये कई चीज़ें हैं। फिर कुछ नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। नए इनिशिएटिव्स में क्या है कि जून के अंदर जो है संचार मंत्रालय जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है, उसमें जो है डाक कर्म योगी लॉन्च किया गया है। डाक कर्म योगी इसको लॉन्च किया गया। यह जो ये डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है, ई लर्निंग पोर्टल। इसे जो विभागीय कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, इनको जोड़ करके एक मिश्रित कैंप मोड या ऑनलाइन में समान एकीकृत सामग्री तक पहुंचाने में ये मदद करता है। उसमें जो है वो हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, ठीक है, उसके उद्देश्य से शुरू हुआ ये। तो ये कई जो सरकार से सिटीजन्स को जो सेवाएं देनी है उनको प्रभावी ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद करता है। ये जो शुरू किया गया क्या, डाक कर्मयोगी लोन, डाक कर्मयोगी, इसको याद रखना। फिर जून 2022 में जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा PM ई विद्या योजना वो शुरू हुई है। ICT के उपयोग के लिए जो है उसको शुरू किया। यूनेस्को की मान्यता से जो है इसको शुरू किया। यूनेस्को ने इसको जो है वो अथोराइज्ड किया है। 2000 इसको जो है शुरुआत की वर्ष 2021 के लिए एक किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जो वो भी मिला है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा, ये एक अवार्ड है, ये शुरू किया गया था, ठीक है। यूनेस्को ने इसको ये अवार्ड दिया है, ठीक है, ई विद्या, PM ई विद्या योजना को, ठीक है। तो PM ई विद्या कार्यक्रम को जो शिक्षा मंत्रालय जो है उसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। वो इसको उसी ने इसको लॉन्च किया था। मई 2020 तक जो है ये कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का इसको हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। साथ में इसमें कुछ कार्यक्रम की जैसे डिजिटल, ऑन एयर, ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। ई विद्या प्रोग्राम जो है, PM ई विद्या प्रोग्राम या PM ई विद्या जो प्लानिंग जो है, योजना जो है, उसके अंदर इन चीज़ों को साथ में जोड़ा गया है कि डिजिटल को जोड़ दिया, ऑन एयर को जोड़ दिया, ऑनलाइन शिक्षा जो है उसको इसके अंदर जो इंटीग्रेट कर लिया गया है, ठीक है, ताकि सीखने के नुकसान को कम करने के लिए जो प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है इसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो मल्टी मॉडल एक्सेस को सक्षम किया जा सके, ठीक है, मल्टी मॉडल एक्सेस को जो है वो ज़्यादा कैपेबल बनाया जा सके। तो हमद बिन ईसा अल खलीफा जो ये अवार्ड है 2005 में बहरीन जो है, बहरीन के अंदर जो है
वो सरकार की मदद से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये व्यक्तियों और जो यानी कि कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया जाता है। ठीक है, उनको किस लिए दिया जाता है कि जो कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जो कि डिजिटल युग में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, और एक कंप्लीटली एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल युग में एजुकेशन को कैसे प्रमोट करना है उसके लिए जिसने कोई प्रोग्राम शुरू किया हो, तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टेक्नोलॉजी का जो भी रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहा हो उसको ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। हम हमद बिन ईशा अल खलीफा, ठीक है, 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, मिला किसको है? ये मिला है भारत सरकार को पीएम ई विद्या योजना के लिए। भारत सरकार में जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो इसको चला के रखती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम। इसमें से जितने आएंगे नहीं आएंगे उनका नहीं पता, लेकिन ये बेसिकली एक ओवरव्यू है डिजिटल इंडिया का। इसके बाद जो हमारा काम बचता है वो आता है नीति आयोग वाला काम, कि नीति आयोग जो है वो कैसे है, वो क्या काम करता है। तो नीति आयोग को हम शुरू करते हैं। नीति आयोग क्या करता है? ठीक है, नीति आयोग का मतलब क्या है? पहले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल जो हमारा कैबिनेट है, सेंट्रल कैबिनेट के एक प्रस्ताव के माध्यम से जो है इसको शुरू किया गया था। उसने एक प्रस्ताव रखा, उससे इसको शुरू किया गया। ये भारत के लिए जो है ये थिंक टैंक का काम करता है। नीतियाँ बनाने के लिए जो है उसमें जो है ये डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स को देखता है और ये एक थिंक टैंक का काम करता है। ठीक है, ये दोनों जानकारियाँ हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो सामरिक तौर पे और दीर्घकालिक नीतियाँ, यानी कि डिजाइनिंग स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और स्ट्रेटजी को तैयार करने में ये हमारी मदद करता है भारत सरकार की। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत जो नीति आयोग जो केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह, यानी कि ये एक सलाह के तौर पे काम करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्यों के प्रधानमंत्री तो होते हैं गवर्निंग अध्यक्ष। इसमें जो और लोग शामिल होते हैं वो होते हैं राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। ठीक है, और जो कहीं पर मान लीजिए कि कहीं मुख्यमंत्रियों के साथ में जो है जो उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको शामिल करके जो है ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। 1950 में जो है हमने एक प्लान शुरू किया था, प्लानिंग कमीशन। 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन को जो है वो लेके आए थे, तो अब उसकी जगह पे ये जो है ये रिप्लेस करके आ गया है। प्लानिंग कमीशन को जो रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिप्लेस करने से जो जनता और जो सोसाइटी है, सोसाइटी के हितों को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सके, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है लिया जा सके, समझा जा सके, उसके लिए इसको लेके आया गया है। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग जो है उसकी जो नेचर जो है वो अब काम रहा नहीं था। योजना आयोग का जो है उसको ये समझा जा रहा है कि वो जरूरी नहीं रहा था। ठीक है, तो थिंक टैंक जो थिंक टैंक का निर्माण जो है, मतलब कि थिंक टैंक ही बोलते हैं हम इसको, नीति आयोग का निर्माण जो है देश की डाइवर्स नेचर को देख करके, उसकी वजह से क्या है कि देश का नेचर जो बहुत डाइवर्स है, इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीतियाँ हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए, तो इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसके लिए जो राज्य और केंद्र के बीच में जो है सहयोगपूर्ण शासन, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की आवश्यकता है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। फिर योजना आयोग द्वारा जो है, मतलब कि जो योजना आयोग द्वारा प्रवर्तित विकास का एक आकार सभी के लिए उपयोगी आर्थिक प्रतिरूप एवं अब एनईपी सुधारों के बाद, ठीक है, एनईपी सुधारों के बाद भारत में उपयुक्त था। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले जो योजना आयोग था वो जिस तरीके से काम कर रहा था वो कंप्लीटली एक एरिया लेके नहीं कर रहा था, वो देश को सेंटर में लेके कर रहा था। इसलिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का सामना जो है करने के लिए, यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था, उस जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसका सामना करने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धी आर्थिक प्रणाली की ज़रूरत थी, यानी कि एक नई कंपिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसकी कार्यरचना जो है इसको जो हमने शुरू किया है, इसकी कार्यरचना क्या है कि ये कैसे काम करता है। ये करता है 3 ईयर एक्शन एजेंडा तैयार किया इसने, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर तैयार किया इसने। ठीक है, इसके बाद जो है 15 ईयर विजन प्लान डॉक्यूमेंट जो है वो इसने तैयार किया है। इन चीज़ों के सारे काम करेगा।
3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजी और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रशासनिक ढांचे में क्या शामिल है, नीति आयोग का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें क्या शामिल है, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री हो गए, जो उपाध्यक्ष हैं उसको नियुक्त प्रधानमंत्री करेंगे, गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे, क्षेत्रीय परिषद जो होंगी, रीजनल काउंसिल जो होंगी, उसके मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जिसमें कि प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित जो भी व्यक्ति होगा उसकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल शामिल होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो है रीजनल काउंसिल के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एक नामित व्यक्ति जो प्रधानमंत्री सेलेक्ट करेगा और उपराज्यपाल वो शामिल होंगे। इसके बाद तदर्थ सदस्य होते हैं कि एडहॉक मेंबरशिप भी है इसके अंदर, जो कि रोटेशनल बेसिस पे रहेगी। ठीक है, यानी कि एडहॉक मैकेनिज्म रहेगा। रोटेशनल बेसिस का मतलब ये है कि बदलते रहेंगे, हर 2 साल के अंदर जो उनको चेंज किया जाता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है पदेन सदस्य क्या होते हैं, पदेन सदस्य की एक्स ऑफिस मेंबरशिप प्रधानमंत्री इनको नामित करता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, इसके अंदर कौन आएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि सेंट्रल कैबिनेट के जो 4 लोग हैं, अधिकतम 4 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो एक सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए, वो इसके अंदर शामिल किया जाए, जिसको प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद जो है विशेष आमंत्रित विशेष कार्य क्षेत्र के ज्ञानी विशेषज्ञ जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे, यानी कि किसी भी एक विशेष एरिया से किसी पर डिसीजन लेना है तो विशेष एरिया से जो है उनके एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया जाएगा, ज्ञानी विशेषज्ञ उनके एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया जाएगा, प्रधानमंत्री उनको नॉमिनेट करेंगे। तो नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या मोटिव है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि विकेंद्रित योजना दृष्टिकोण पर ध्यान देगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अप्रोच जो है उसको ध्यान में रखेगा। ठीक है, इसके बाद जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगा। समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं पर, यानी कि कोई भी देश का जो कोई भी जो समुदाय है उसकी क्या ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देना है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीतिगत अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो जिनसे रिलेटेड हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, उनसे रिलेटेड जो भी थिंक टैंक होंगे दुनिया के अंदर उनसे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, उनसे जो है चीज़ें सीखना है, शैक्षिक और नीतिगत अनुसंधान संस्थानों के बीच में, यानी कि शैक्षणिक और जो पॉलिसी मेकिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच में एक सलाह मशवरा करना और उनकी साझेदारी को प्रोत्साहित करना, उनको आपस में जोड़ के रखना। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं, सिविल सोसाइटी है, ठीक है, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट हैं उनको जो उनके बीच में जो है एक सहयोगी शासन, एक कोऑपरेटिव गवर्नेंस के माध्यम से जो है एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना, यानी कि इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरियलता को शामिल करना। ठीक है, उस प्रणाली को शामिल करना इसके अंदर। फिर अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, यानी कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय, यानी कि जो इंटर रीजनल है और इंटर डिपार्टमेंटल है, उनके बीच में उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए एक मंच तैयार करना। ठीक है, वो काम करना। फिर अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन और टिकाऊ, मतलब कि अत्याधुनिक का मतलब कि जो मॉडर्नाइज्ड सेंटर है, ठीक है, उनको बनाने के अत्याधुनिक, ठीक है, वो संसाधन तैयार करने हैं। ठीक है, केंद्र के लिए, ठीक है, सेंटर में वो चीज़ें नहीं, जिससे कि गुड गवर्नेंस को टिकाऊ और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम प्रणालियों के साथ जो हितधारकों के लिए उनके प्रसार में मदद हेतु अनुसंधान ग्राहकों, यानी कि रिसर्च बेस चीज़ें करनी है, जिसके अंदर गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए हमें एक टिकाऊ और एक न्याय संगत, यानी कि एक जस्टिफाई डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है सर्वोत्तम प्रणालियों के माध्यम से, जो अच्छी प्रणालियाँ हम ले सकते हैं। फिर जो है नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधि को 4 मुख्य शीर्षकों में जो है विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसकी जो नीति आयोग है वो क्या काम करता है उसको हम 4 मेन शीर्षक जो है वो ले सकते हैं। पहला है प्रोग्राम फ्रेमवर्क, यानी कि ये काम क्या करेगा, ये करेगा प्रोग्राम को फ्रेम करके बताएगा कि ये काम ऐसे करना चाहिए। दूसरा काम करता है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाएगा, यानी कि सेंटर और स्टेट जो हैं उनके बीच में जो है रिलेशन सहयोग के आधार पर हो, सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके काम करें, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। ठीक है, फिर निगरानी और मूल्यांकन, यानी कि मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का काम करेगा, यानी कि ये मॉनिटर करेगा चीज़ों को, इवेल्युएट करेगा
ये विश्लेषण करके चीज़ों के बारे में बताएगा, उनके ऊपर नज़र रखेगा, निगरानी करेगा, ठीक है, मॉनिटर करेगा उनको। फिर विचार मंच यानी कि थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है, इसको स्थापना करनी, इसका काम इसको करना है कि थिंक टैंक के रूप में कि ये सारी सलाह यही देगा, सब कुछ सोचने का, विचारने का, रिसर्च करने का काम जो है वो इसका होगा, ठीक है। नॉलेज जो है पूरी नॉलेज इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना इसका काम है। इनोवेट करना, नवाचार, नई चीज़ें दे के आना, ठीक है, इनोवेशन करना, तो वो काम भी इसके होंगे। ये मुख्य 4 चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। इन 4 चीज़ों को जो है आपको याद कर लेना है। ये 4 मेनली शीर्षक हो सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके जो काम करने के एरिया जो हैं, वो काम करने के एरिया कौन से हो सकते हैं, किन एरियाज़ में ये काम करेगा, ठीक है। पहला ये एग्रीकल्चर के एरिया में काम करेगा, हेल्थ के क्षेत्र में काम करेगा, महिला एवं बाल विकास के लिए काम करेगा, शासन और अनुसंधान के लिए काम करेगा, यानी कि गवर्नेंस एंड रिसर्च के लिए काम करेगा, ठीक है, वहाँ पे काम कर सकता है। ये इसके एरिया हैं, कौन से फील्ड में ये काम कर सकता है, तो ये इन फील्ड में काम कर रहा है। इसके बाद जो कौशल विकास और रोजगार यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए काम, उस एरिया के लिए काम करेगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेगा, एनर्जी जो है उसके लिए, पावर जो है उसके लिए काम करेगा, शहरीकरण प्रबंधन के लिए यानी कि मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसका काम करेगा। फिर उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करेगा, स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर के लिए काम करेगा कि स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, अवसंरचना, वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके ऊपर काम करेगा, कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, उसके लिए काम करेगा। विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए काम करेगा। राज्य समन्वय और विकेंद्रीकृत योजना यानी कि सेंटर कोऑपरेशन, और साथ में जो है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ठीक है, राज्य समन्वय और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये समय चीज़ तैयार होंगी। फिर सोशल जस्टिस एंड अधिकारिता यानी कि सोशल जस्टिस के लिए इसको काम करना पड़ेगा, उसके एरिया में भी ये काम करेगा, ठीक है, इसका क्षेत्र है वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। भूमि और जल संसाधन यानी कि लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए वाटर रिसोर्सेज, उनके लिए काम करेगा, ठीक है। फिर है जैसे कि डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि डेटा मैनेजमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एनालिसिस यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP वाला मॉडल जो है उसके ऊपर काम करेगा। फिर परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग, ठीक है, यानी कि परियोजनाओं का जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स एनालिसिस इवोल्यूशन, ठीक है, उनके बारे में बात करेगा, प्रबंधन विभाग के बारे में बात करेगा, मैनेजमेंट विभाग के बारे में, ठीक है। फिर है विकास निगरानी यानी कि विजिलेंस, उसके ऊपर निगरानी रखा, नज़र रखेगा विकास डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, उसका मूल्यांकन करेगा, ठीक है, कार्यालयों का मूल्यांकन करेगा। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, ठीक है, इसके ऊपर ये एरिया उसका काम करने का, ठीक है। तो ये जितने एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं इनको याद रख लेना है आप लोगों को। फिर इसने क्या किया है, एक बाद में जो एक चीज़ शुरू की है, 17 जून 2018 को आयोजित नीति आयोग की 4थी गवर्निंग काउंसिल, 2018 को जो है गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है, ठीक है। उसमें क्या कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने में जो है उसको नीति आयोग के महत्व को समझाया कि नीति आयोग किस प्रकार जो है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा सकता है, कि सेंटर और स्टेट जो है वो आपस में मिलके काम करें, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, उसको मजबूत करने में कैसे जो है नीति आयोग अपना रोल निभा सकता है, उसके बारे में बात की 17 जून 2018 को 4th गवर्निंग काउंसिल समिट के दौरान, ठीक है। नीति आयोग ने जो है वो अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए जो है मॉडल और कार्यक्रम भी जो है वो स्थापित किए हैं, ठीक है। और केंद्र राज्य जो साझेदारी है यानी कि सेंटर स्टेट जो पार्टिसिपेशन है आपस में, उसकी जो पार्टनरशिप है, सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर जो वो काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके रूप में जो वो निजी सार्वजनिक भागीदारी, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है पुनः एक बार फिर से जो है स्थापित करने की बात हो रही है। तो ये मॉडल जो डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, और सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, कार्यक्रम जो राज्यों को तकनीकी समर्थन प्रदान करके उनके सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये काम इसको करने हैं। इसके अलावा जो है क्षेत्रीय विकासात्मक असंतुलन को ठीक करने के लिए, क्षेत्रीय विकासात्मक असंतुलन को ठीक करने के लिए यानी कि एरियाज़ का जो डेवलपमेंट हुई है उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कि संतुलन सही नहीं है, कि जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का विकास वैसे नहीं हुआ जैसे हरियाणा का हुआ है,
झारखंड का विकास वैसे नहीं हुआ जैसे पंजाब का हुआ है। तो ये इनके बीच में इनबैलेंस है, असंतुलन है, उसको ठीक करने के उद्देश्य से जो नीति आयोग ने विशेष ध्यान और समर्थन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कदम उठाया, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज को छाटा है जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, द्वीप राज्य हैं यानी कि जो पानी से घिरे हुए चारों तरफ से, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब जो हैं, पहाड़ी एरियाज़ के जो राज्य हैं, पहाड़ी एरिया, पहाड़ी हिमालय राज्य, विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने के लिए विशेष मंचों का गठन किया गया है कि इनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं, उनके लिए विशेष मंच बनाए गए। इन क्षेत्रों में जो है सतत विकास, सतत विकास सुनिश्चित करने के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए जो है एक विशेष नीतियां जो वो गठित करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इनके अंदर जो बहुत बहुत बड़ा भंडार है नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको सिक्योर किया जा सके, ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर। इसके बाद है नीति आयोग की महत्वपूर्ण पहलों में जो है सबसे पहले जो 15 ईयर रोड मैप है, 7 ईयर विजन स्ट्रेटजी, अमृत योजना, ये इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर सबसे पहल में काम करते हैं। इसके बाद है डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, ये भी इसके अंदर शामिल किया है, डिजिटल इंडिया को भी जो है इसने शामिल किया है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग द्वारा समूचे पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग द्वारा पूरे देश के अंदर इनोवेशन करने के लिए, यानी कि इनोवेशन के लिए और साथ में जो है हमने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो एक बड़ी पहल है, ठीक है। कौन सी चीज़ है? अटल इनोवेशन मिशन। ये तो जो आने वाले वर्षों में जो भारत की जो नवाचार, इनोवेशन और उद्यमशीलता जो ज़रूरतों पर जो है विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श पर आधारित है। इसके ऊपर पूरा कंप्लीटली ब्रॉड स्टडी की जाएगी, कंप्लीटली पूरा थिंक टैंक के द्वारा जो विचार विमर्श किया जाएगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी गवर्नेंस का लास्ट चैप्टर था, ठीक है। आपकी गवर्नेंस का जो है ये आज का लास्ट चैप्टर था, हमने कंप्लीट पढ़ाया है, कंप्लीट ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसमें कोई ऐसा लेक्चर नहीं जो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के लिए जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने वो कंप्लीट करवाई हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ई गवर्नेंस को जो है ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट थी, आप लोगों ने इसे पूरा देखा समझा, तो इसके लिए जो है आप इसको पूरा कंप्लीट एक बार फिर से, जिनका छूट गया है वो तो कंप्लीट देखें, किसी को समझ में कमी रह गई है तो एक बार फिर से शुरू से लेकर के सभी लेक्चर जो प्लेलिस्ट खोलिए गवर्नेंस वाली, उसके अंदर जाइए और कंप्लीट देखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ रहती है तो इसके लिए हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे अभी कुछ दिनों के अंदर गवर्नेंस को लेकर के, इसके वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के, इसके वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पे आएंगे, कंप्लीटली आएंगे, ठीक है। लगभग 300 क्वेश्चन हैं, तो 300 क्वेश्चन जो है वो यहीं से सारे इन्हीं से तैयार किए गए हैं, वो भी हम करवाएंगे यूट्यूब पे। तो आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।